बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट चैप्टर या टॉपिक हमने पढ़ा था परसेप्शन और फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन जो है उनको मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, नंबर 2 सब्जेक्टिव फैक्टर्स और नंबर 3 सोशल फैक्टर्स। और जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को भी मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। और इसमें हमने अभी पहली फॉर्म को पढ़ा था, जिसमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। अब परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको कुछ हेडिंग्स पढ़ाई थी, जिसमें फिगर एंड ग्राउंड और ग्रुपिंग की बात हुई थी। ये 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को। और उसके बाद सिंप्लिसिटी, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉमन फेट और क्लोजर, ये हेडिंग्स हमने डिस्कस की थी और इनको हम लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और आज हमने पढ़ना है इसकी दूसरी फॉर्म को, जो कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का नाम दिया गया है। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है? अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मींस द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो परसीव करना एज कांस्टेंट, यानी कोई भी चीज़ स्टैटिक फॉर्म में है या कांस्टेंट फॉर्म में है, एक फिक्स फॉर्म में है, उसको हमने किस तरह से हम आम रूटीन में उसको परसीव करते हैं इन साइज़, शेप एंड कलर, कि अगर वो साइज़ के एतबार से, शेप के एतबार से और कलर के एतबार से हम किस तरह से एक कांस्टेंट चीज़ को या कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो है हम परसीव करते हैं, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ डिस्पाइट चेंजेस इन देयर रेटिनल इमेजेस। A perceptual constancy means the stable pattern of perceiving the world which help us organize and interpret the stimulus we get from our senses, जो कि हम अपनी senses से हासिल करते हैं। अब कांस्टेंट फॉर्म यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई स्टिमुलस जो कि हमें ऑलरेडी से हमने देखा हुआ है और हमारे माइंड में अच्छे तरीके से वो फिक्स हुआ है, हमें पता है उस चीज़ के बारे में कि इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है या इसकी जो साइज़ है वो कितना है। लेकिन हम आम रूटीन में दूर से, नज़दीक से, या हम उसको किसी मतलब ब्राइटनेस की फॉर्म में या उसको ज़्यादा रोशनी में हम उसको देखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा, लेकिन हम उसको उस तरह से परसीव नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी एक्चुअल शेप, एक्चुअल साइज़ और एक्चुअल ब्राइटनेस के बारे में पता है हमें। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, साइज़ कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। अब साइज़ के लिहाज से वो कहते हैं कि व्हेन द परसीव्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेज मोर और लेस कांस्टेंट, हाउएवर चेंजेस में अकर इन द साइज ऑफ द रेटिनल इमेजेस इज कॉल्ड साइज कॉन्स्टेंसी, कि हम इसे साइज कॉन्स्टेंसी का नाम देते हैं। यानी कि हमारी एक कह लें कि आँख का अज्जा है जो चीज़ों को मुख्तलिफ फॉर्म में देख रहा होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस से चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो किसी और तरह की नज़र आती हैं, हम नज़दीक से चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो किसी और तरह से वो परसीव होती हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपका कोई फ्रेंड है और आपको उसकी हाइट के बारे में पता है कि उसकी हाइट जो भी है कि समथिंग 5.6 है या 6 पॉइंट समथिंग, कुछ भी उसकी हाइट है, आपको पता है कि उसकी हाइट कितनी है। अब आप उस शख्स को या अपने उस फ्रेंड को चाहे दूर से देखेंगे तो आपको वो छोटा दिखाई देगा, या किसी ऊंचाई से देखेंगे तो आपको वो छोटा दिखाई देगा। लेकिन एट द टाइम आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि यार इसका कद तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसकी हाइट आपके माइंड में फ़िक्स है, आप उससे कई बार मिल चुके हैं, आप उसे देख चुके हैं, तो लिहाजा आप उसको उसी कांस्टेंट फॉर्म में ही परसीव करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि ये बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है और इसकी हाइट इतनी है, प्रेजेंट को नहीं देखेंगे आप उसको, जबकि पहले कांस्टेंट फॉर्म में उसकी परसेप्शन कर चुके हैं, वो फिक्स है आपके माइंड में और आपको वो उतनी ही दिखाई देगा। ये होती है साइज कॉन्स्टेंसी।
नंबर 2 पे है शेप कॉन्स्टेंसी। अब शेप कॉन्स्टेंसी जो है ये दूसरा प्रिंसिपल है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का, जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड टू है साइज कॉन्स्टेंसी के। एज विथ साइज कॉन्स्टेंसी मच ऑफ द एबिलिटी टू जज शेप कॉन्स्टेंसी डिपेंड्स ऑन automatic conceptual mechanism in the nervous system, but the expectations about the shape of objects also play a important role. Shape constancy is the recognition that an object retain the same shape even though its orientation to us changes. अब वो ये है कि शेप में वो कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं, आप उसको आपका ये नर्वस सिस्टम है जो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में परसीव कर रहा होता है। अब किसी भी चीज़ की शेप जो है वो आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में कांस्टेंट है, फिक्स है और आपने कॉन्स्टेंटली उसको परसीव किया हुआ है। लेकिन फिर आप उसको कहीं एक दूर से देखते हैं या किसी और एंगल से बैठ के देखते हैं, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन उस ऑब्जेक्ट की ऐसी हो जाती है कि वो आपको डिफरेंट नज़र आती है एट द टाइम। लेकिन आप वो जो एट द टाइम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, आप उसको अपने माइंड में फिक्स नहीं करेंगे। आपने क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ को देखा, पर आपको पता है कि इस इमेज ये किस तरह का इमेज है, इसकी शेप कैसी है, तो आप उसी जो आपने फ़िक्स किया हुआ है या जो भी आपने कांस्टेंट किया हुआ है इमेज को, जो आपके ऑलरेडी आपके माइंड में उसकी पिक बनी हुई है, आप उसी चीज़ को परसीव करेंगे, ना कि बाद में नज़र आने वाली चीज़ को आप पिक करेंगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी उसने सपोज दैट आप दूर से किसी चेयर को देख रहे हैं, आपने हालांकि वो चेयर पहले देखी हुई है, लेकिन आपने उसको कहीं दूर से किसी और एंगल से बैठ के आपने उसको देखा है, तो आपको वो किसी और फॉर्म में नज़र आने लगी है। तो लेकिन आप एकदम चौंकते हैं, कहते हैं कि जी ये किस तरह की शेप है, हालांकि चेयर ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। लेकिन जब आप पास जाकर देखते हैं वो चीज़ वही सेम उसी कंडीशन में होती है जो आपने ऑलरेडी पहले देखी हुई होती है, क्योंकि आप उसको उसी तरह से परसीव करेंगे जैसे उसका इमेज आपके माइंड में बन चुका है। इसी तरह से कोई दरख्त है, आप उसको डेली वहाँ बैठते हैं, उस दरख्त के नीचे बैठते हैं, आपको उस दरख्त के बारे में सारा पता है कि इसकी शेप गोल है या उसकी लॉन्ग टाइप की है, या बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो इस तरह की शेप आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है। अब आप उसको किसी और एंगल से देख लें, दूर से देख लें या किसी और साइड पे बैठे हुए हैं, मज़ीद उसकी ओरिएंटेशन आपको चेंज लग रही है वहाँ से, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये दरख्त ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा नहीं। आपको पता है कि ये मैं दूर से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मुझे इस तरह दिखाई दे रही है, जबकि ये असल इसकी शेप ऐसी नहीं है। असल में ये आप उसी शेप को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसी शेप को आप जो है वो देखेंगे जो आपने पहले ऑलरेडी आपके माइंड में कांस्टेंट हुई हुई है या फिक्स हुई हुई है। इसी तरह से ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी की बात होती है या कलर कॉन्स्टेंसी की बात होती है, तो इट मीन्स नो मैटर हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट स्टिकिंग एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब इसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ है वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में जो है वो आपके माइंड में फ़िक्स है, लेकिन आप जैसे उसके ऊपर लाइट करते हैं तो उसकी लाइटिंग की वजह से उसका उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज़ आप एक रूम में लाइट के बगैर देखेंगे, आपको रूम वैसा ही दिखाई देगा जो आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है। जब आप लाइट जलाएंगे तो थोड़ी सी माइनर चेंजेस आएंगे उसके अंदर, या कलर का जो भी डिफरेंस होगा वो उसके ऊपर आएगा। तो आपको पता है कि एक्चुअल में इसका जो कलर है इस चीज़ का या रूम की चीज़ों का वो ये है। अब लाइट की वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है। आप बाज़ दफ़ा ऐसे ड्रेस पहनते हैं और आप शादी पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको माइंड में उसका इमेज तो उस कलर का इमेज तो फिक्स है। आपको पता है ये मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस है, प्योर ग्रीन कलर है, लेकिन जब उसके ऊपर लाइटिंग पड़ती है हो सकता है वो कलर थोड़ा सा मध्यम हो जाता है या उसमें मज़ीद कोई चेंजेस आ जाती हैं। तो आप उसको वो मैटर नहीं करेंगी आपके लिए, आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे अब ये किस तरह का परसीव हो रहा है। आप आप एक्चुअल कांस्टेंट ब्राइटनेस जो है उसको देखेंगे। इसमें वो यही आपको कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट परसीव ब्राइटनेस रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड इन रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड।
इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब आप पिक्स बनाते हैं तो आपकी पिक्स में आपके ड्रेसेस का कलर या आपकी स्किन, आपका अपना कलर जो है वो डिफ़र आ जाता है। तो लेकिन आप उस डिफरेंट कलर को नहीं देखेंगे, आप उस डिफरेंट कलर की तरफ आपका माइंड नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता है, आपने ऑलरेडी अपना ड्रेस भी देखा हुआ है, अपने ड्रेस का कलर भी देखा हुआ है, आपने अपनी स्किन के कलर को भी देखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस हैं जो फिक्सेशन हैं, अब वो कहीं चेंज नहीं हो सकते। वो एक पिक कॉन्स्टेंटली बन चुकी है आपके माइंड में। तो जब वो पिक्स में आप चीज़ों को या कलर्स को चेंज करते हैं, तो वो आपकी कैमरे की लाइट्स का कमाल होता है, जो कि आपके कलर को भी चेंज कर देता है, आपके ड्रेसेस के कलर्स को भी चेंज कर देता है। लेकिन आप एक्चुअल साइज़ पे आपकी ज़्यादा तवज्जो होगी, आपको पता होगा कि मेरे सूट का या मेरी जो स्किन है उसका कलर ऐसा है। तो ये तो बात हो जाती है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की। अब जो थर्ड हमारे पास इसकी कैटेगरी थी ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस, यानी कुछ खसूसियात होती हैं स्टिमुलस की। एज इन परसेप्शन वी बिकेम अवेयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट बाय सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्टिमुली अराउंड अस। तो कहते हैं कि परसेप्शन जो है वो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है। हम जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, हम उन चीज़ों को परसीव करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में बैठे हुए सारी चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। हम एक ही चीज़ को परसीव कर सकेंगे, और हम उसी चीज़ को परसीव कर सकेंगे जिसको हम तवज्जो देते हैं या जिसको हम फोकस करते हैं, जिसके ऊपर हमारी अटेंशन होती है। कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो हमें खुद हमारी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मरकूज़ करवाते हैं। तो इसमें जो है वी कैन परसीव ओनली अ वेरी फ्यू, वी सेलेक्ट एंड पे अटेंशन ओनली टू दीज फ्यू एंड इग्नोर द रेस्ट। अब वो यही इसमें कह रहे हैं कि हम सिर्फ उस चीज़ को ही परसीव करते हैं जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे हम अटेंशन देते हैं, और बाकी चीज़ों को हम फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी उस वक्त उसके ऊपर अटेंशन नहीं होती। तो कोई भी स्टिमुलस से पहले हमने उसको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और फिर इंटरप्रिटेशन होती है, उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस होता है। अब इस तरह स्टिमुलस फैक्टर्स जो हैं, स्टिमुलस करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, उसको स्टिमुलस फैक्टर्स भी कहा जाता है। कहते हैं व्हाट वी सेलेक्ट एंड पे अटेंशन टू इज़ समथिंग डेडिकेटेड बाय द नेचर ऑफ द स्टिमुली रीडिंग अस एंड बाय our built-in tendencies. Many variables can influence our selection of stimuli from the environment. They can be stimulus as well as personal factors. यानी आप किसी चीज़ को परसीव करना, किसी भी स्टिमुलस को परसीव करना, किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने से मतलब ये है कि उसमें आपके पर्सनल फैक्टर्स शामिल होते हैं। क्यों? हर इंसान के इंटरेस्ट अलहदा से होते हैं, हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिशात होती हैं, जिसके उसके मुताबिक उसका एक अपना मिजाज होता है कि वो उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करेगा या उन्हीं चीज़ों में उसे इंटरेस्ट होगा, या वही चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होंगी या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिसमें पर्सन का इंटरेस्ट होगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें पर्सनल फैक्टर्स शामिल होते हैं। अब जो स्टिमुलस हैं, हम करैक्टरिस्टिक्स हैं, उससे इसीलिए स्टिमुलस फैक्टर्स का भी नाम दिया जाता है। तो कहते हैं स्टिमुलस फैक्टर्स आर दोज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली that make them more compelling or attention grabbing than others. Characteristics of a stimulus can be as follow. अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी characteristics आ जाती हैं? नंबर 1 है कंट्रास्ट, नंबर 2 है चेंज, नंबर 3 है मूवमेंट, और नंबर 4 है साइज, नंबर 5 है इंटेंसिटी, नंबर 6 है कॉन्टेक्स्ट, और नंबर 7 है रेपिटिशन। अब कंट्रास्ट जो है नंबर 1, उसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंट्रास्ट में क्या होता है कि इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच अ स्टिमुलस इज़ in some physical way different from the surrounding stimuli. Contrast is the more common and important stimulus factor in perceptual
सिलेक्शन। अब कंट्रास्ट मीन क्या होता है? कंट्रास्ट मीन हाउ मच अ स्टिमुलस इज़ फिजिकली डिफरेंट, कि जो भी स्टिमुलस आप परसीव कर रहे हैं वो फिज़िकली कितना डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्टिमुली से, यानी दूसरे स्टिमुली जितने भी और भी ऑब्जेक्ट्स पर होती हैं जिनको आप परसीव करते तो हैं, लेकिन आप जिस पे अटेंशन दे रहे हैं उससे क्यों अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा क्या उसके अंदर मुनफरिद या ऐसा कोई यूनिक चीज़ है वो जो आपकी अटेंशन जो है उधर ज़्यादा जा रही है अपने स्टिमुलस की तरफ, जबकि अदर स्टिमुलस को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि आखिर इसके अंदर क्या डिफरेंट है इस स्टिमुलस के अंदर। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कंट्रास्ट कैन बी सीन। Contrast is closely related to change in stimulation and it is equally compelling. Any sharp difference can create constant effect. Individual is attracted by it. Contrasts in size tend to lead to awareness, but size itself, aside from any contrast, is also a factor in perception. अब वो कहते हैं कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इसमें, कि वो ये जज करना कि अगर आपने किसी स्टिमुलस को जो भी सिलेक्ट किया है वो किस लिए सिलेक्ट किया, आखिर उसमें ऐसी कौन सी डिफरेंट बात थी कि आपने इसी स्टिमुलस को सिलेक्ट किया जबकि बाकी स्टिमुलस भी थे उनको आपने इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ उसके अंदर हमें चेक करनी है कि वो फैक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट है, शेप के लिहाज से डिफरेंट है, कलर के लिहाज से डिफरेंट है, उसने आपको अट्रैक्ट किया तो किस बात की वजह से इंडिविजुअल को अट्रैक्ट किया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन करने पे मजबूर कर दिया। देयर आर मैनी वेज इन विच स्टिमुली डिफ़र। अब वो वही तरीके बता रहे हैं जो कि हमने पहले डिफ़ाइन किया कि ब्राइटनेस के हिसाब से वो डिफरेंट है, साइज़ के लिहाज से डिफरेंस है, मोशन के लिहाज से, कलर के लिहाज से, पिच एंड लाउडनेस के हिसाब से वो डिफरेंट है। ग्रेटर द कंट्रास्ट बिटवीन एनी वन ऑफ स्टिमुलस एंड द फैक्टर अराउंड इट, द ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट स्टिमुलस विल कैप्चर आवर अटेंशन। यानी कोई आप साउंड सुनते हैं, साउंड की आवाज़ आपको आती है कोई, तो आपको वो मतलब आपकी वो पसंद का साउंड है और तो आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, जबकि बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं कि वो उसकी अट्रैक्शन है साउंड की जो उसको जो वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास आता है चेंज, कि वो कहते हैं कि क्या ऐसा चेंज क्या है उसके अंदर। तो इफ़ अ रेडियो इज़ प्लेइंग, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रेडियो चल रहा है सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड वाइल वी आर वर्किंग, जबकि हम काम कर रहे हैं और पीछे रेडियो में कोई भी साउंड चल रहा है बहुत ही आहिस्ता से या स्लो या कोई सॉफ्ट साउंड चल रहा है, वी आर लाइकली टू इग्नोर इट बट इफ़ द साउंड सॉफ्ट, जबकि हम उस साउंड को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बड़ा लाइटली चल रहा है और हमारा जो ध्यान है वो मुकम्मल तौर पे अपने काम की तरफ है। लेकिन अचानक से वो साउंड जो है वो बंद हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक आपकी अटेंशन जो है उधर जाएगी कि ये अभी चल रहा था तो अभी बंद हो गया, जबकि आप जब काम कर रहे थे तो आपकी अटेंशन उधर नहीं थी, क्योंकि अब उस स्टिमुलस में चेंज आया है, आपको कुछ चेंज फ़ील हुआ है कि आपने एक साइड पे सॉफ्टली म्यूज़िक भी लगाया हुआ है, साथ में आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप इतने ज़्यादा उसके अंदर महव हो गए हैं काम में कि आपने साउंड को इग्नोर कर दिया। लेकिन एकदम से जब साउंड जो है वो बंद हो जाता है तो फिर आपकी अटेंशन एकदम से डाइवर्ट होगी साउंड की तरफ कि ये क्यों बंद हो गया है। तो इट मीन्स कि वो साउंड जो था वो वी विल नोटिस एट वंस, तो वो कहते हैं कि हम नोटिस करेंगे एटलीस्ट एक दफ़ा हम नोटिस करेंगे कि ये क्यों बंद हो गया। लाइकवाइज चेंज इन लाइट इज़ आल्सो परसीव, इसी तरह से वो कहते हैं लाइट में कोई चेंज आ जाए तो भी हम उसे परसीव करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है मूवमेंट। वो कहते हैं कि आवर सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम आर हाईली एफिशिएंट इन मेकिंग अस इंस्टेंटली अवेयर ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है और नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो हाईली एफिशिएंट होता है इन मेकिंग अस इंस्टेंटली अवेयर ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट के बारे में हमें बहुत जल्दी जो है वो उजागर करता है या हमें अपनी जल्दी अपनी तरफ जो मूवमेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वो हमें अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। और एनी अदर चेंज इन दी एनवायरनमेंट, या कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाए तो भी वो हमें अपनी तरफ जल्दी जो है वो अट्रैक्ट करती हैं कि ये चेंज जो आया तो किस वजह से आया है। मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कैचेस होते हैं, द मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैचेस द अटेंशन, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा अटेंशन, ये ज़्यादा पावरफुल जो है करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द स्टिमुलस की। और
इसमें वो कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कैचेस द अटेंशन को फौरी जल्दी ज़्यादा कैच करता है इजीली देन अ स्टैटिक वन। यानी कोई चीज़ अगर कांस्टेंट फॉर्म में पड़ी हुई है वो हमारी अटेंशन इतनी जल्दी अपनी तरफ नहीं मरकूज़ करवाएगी जितनी कोई मूविंग करती हुई चीज़ हमें जल्दी अट्रैक्ट करेगी। मोशन इज़ अ फिजिकल डायमेंशन that determines the perceptual selectivity. It is a powerful factor in determining visual attention. मूवमेंट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कंट्रास्ट, यानी मूवमेंट का ताल्लुक जो है वो कंट्रास्ट से भी है। बिकॉज द कंट्रास्ट क्रिएटेड बाय मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 पे हमारे पास आता है साइज़। अब साइज़ में वो कहते हैं टिपिकली द बिगर द स्टिमुलस द मोर लाइकली वी आर टू अटेंड टू इट टू मेक अट्रैक्टिव हुज बिलबोर्ड्स आर इरेक्टेड। अब वो ये कहते हैं कि देखें साइज़ जो है वो हमारी परसेप्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। वो चीज़ें जो छोटी फॉर्म में होती हैं वो हमें इतनी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, जबकि बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। सपोज़ दैट कि ये जो बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं या किसी भी इदारों के या किसी भी जिन्होंने कोई कमर्शलाइज़ करनी हो अपनी प्रोडक्ट को, तो उनके वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। तो वो बड़े बड़े बोर्ड जब हम जहाँ रास्ते में जहाँ आ रहे होते हैं तो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मतलब ब्राइट कलर्स में बनाए जाते हैं या उसकी लैंग्वेज इस कलर में लिखी जाती है कि वो लैंग्वेज भी या उसके कलर्स भी या उसके ऊपर जो पिक्स होती हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। और वो बहुत बड़ा बोर्ड जो होता है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो हम उसे फ़ौरी तौर पे हमारी नज़र उसके ऊपर जाती है और हम उसे परसीव करते हैं। जबकि छोटी इसकी निस्बत जब छोटे छोटे कहीं बोर्ड लगे हुए हों तो हमारी नज़र उनके ऊपर बहुत ही कम जाती है, इतनी जल्दी हम उसको परसीव नहीं कर पाते। इट इज़ द साइज़ विच डिटरमाइन आवर अटेंशन। वो कहते हैं कि साइज़ होता है जो हमारी अटेंशन को डिटरमाइन करता है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट टर्म आर रिटन इन बोर्ड फेस। अब वो यही बात है कि कोई जो बुक जो हमारे पास होती है उसके अंदर कोई जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा या इम्पोर्टेंट कोई भी जुमला होगा या सेंटेंस होगा कोई भी इम्पोर्टेंट, तो उसको हम बोल्ड फॉर्म में वो लिखा हुआ होता है, हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है, ताकि हमारी नज़र जो है वो उसके ऊपर पहले जाती है बानिस्बत बाकी जो भी मटेरियल होता है उसके ऊपर बाद में जाती है। जबकि वो जो बोल्ड फॉर्म में उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ होगा हम उसको पहले परसीव कर लेंगे। So we can notice them easily and attend to them as important. Generally humans are more likely to be aware of a large object। वो कहते आम तौर पर जो इंसान है वो बहुत जल्दी बड़ी चीज़ों से बहुत जल्दी अवेयर हो जाता है देन ऑफ अ स्मॉल वन। जबकि स्मॉल छोटी चीज़ों से इतनी जल्दी अवेयर नहीं होता जितना वो बड़ी चीज़ों से अवेयर हो जाता है। When we look at the front page of a newspaper, जब हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को देखते हैं, वी नोटिस द बिगेस्ट हेडलाइन फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेडलाइंस को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी करके लिखी गई होती है और हमारी अटेंशन वहीं जाती है, लिहाजा हम पहले उसी को परसीव करते हैं। नंबर 5 पे आ जाती है हमारे पास इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी हैज़ आल्सो ग्रेट इफेक्ट। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि कितनी शिद्दत है उसकी। द ब्राइटर और लाउडर द स्टिमुलस, जो ब्राइटर और लाउडर स्टिमुलस होगा द मोर लाइकली वी आर टू पे अटेंशन टू इट, हम उससे बहुत जल्दी अटेंशन देंगे। जबकि एक लाइट साउंड होगा कोई या डिम लाइट होगी उससे हम उस पे हमारी अटेंशन इतनी जल्दी नहीं जाती, जबकि ब्राइटर चीज़ों पे हमारी या लाउडर जो साउंड्स होते हैं उनके ऊपर हमारी जल्दी तवज्जो जाती हैं। इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट इन विच अ स्टिमुलस अकर मेक्स अ डिफरेंस वाइल फेसिंग ब्राइट लाइट और डिम लाइट कैन बी मोर अट्रैक्टिव। अब इसमें भी वो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि एक आपने डिफरेंस फील करना है, एक जो डिम लाइट होती है और एक आपको जो है ब्राइट लाइट को फेस करना पड़ता है, तो उसमें जो भी डिफरेंस आता है कि आपको कौन सी लाइट बहुत जल्दी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली जो ब्राइट लाइट्स होंगी वो आपको अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट करेंगी, और जबकि डिम लाइट जो है वो आपको बाद में अट्रैक्ट करेंगी। इसी तरह से रेपिटेशन है, देयर इज़ एन अदर स्टिमुलस करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन डिटरमाइन अटेंशन।
विच इज़ रेपिटेशन, जो कि रेपिटेशन है। द मोर ऑफन अ स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड द मोर लाइकली इट विल बी attended to everything else being equal. If stimuli are constantly available to us, we may adopt to them and no longer notice them. यानी कोई ऐसी चीज़ हमारे पास या ऐसा कोई स्टिमुलस जो है जो हमारे पास कॉन्स्टेंटली हमें अवेलेबल हैं और हम उससे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको हम कोई ज़्यादा लंबे अरसे तक हमें उससे कोई नोटिस भी नहीं उसे लेना पड़ता। सो मैनी एग्जाम्पल कन्विंस अस अबाउट द वैल्यू ऑफ द रेपिटेशन। आप इसमें ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जब कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो रिपीट कर रहा हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बार बार, जब एक जो टीचर है वो अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है और जो मेन पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो बार बार उनकी रेपिटेशन कर रहा है, तो वो आपके माइंड में फ़िक्स हो जाएंगे। यानी रेपिटेशन से उस चीज़ की परसेप्शन आपको बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगी, वो आपको समझ आने लग जाएगी और उसकी परसेप्शन आपको जल्दी होने लग जाएगी और वो आपको कभी भूलेगी नहीं। तो इसी तरह से वो कहते हैं द पीपल हु शेड्यूल टीवी commercials want us to attend to their messages, they rely on the techniques of the repetition। कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो उसमें जो कमर्शियल्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो रिपीट होते 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 वो हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाती हैं और हमें वो परसीव होना शुरू हो जाती हैं। बार बार किसी चीज़ को अट्रैक्शन दे के आपकी अट्रैक्शन उसकी तरफ मुतवज्जा करवानी होती है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। इसके बाद हम आगे अपने ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह।